हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज के क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज कूलम्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। और कूलम्स लॉ का यूज कहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हमें समझना है कूलम्स लॉ किस पर्पज के लिए बनाया गया था। तो कूलम्स लॉ बेसिकली दो चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए के लिए ये कूलम्स लॉ लाया गया था, ठीक है। बेसिकली आपको पता है कि दो लाइक चार्ज है ना, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस में हमेशा लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं ना, दूर भगाने की कोशिश करते हैं ना, पास में नहीं, दूर भगाने की कोशिश करते हैं। समझ में आई बात? अब जो अनलाइक चार्ज, जैसे अब लाइक चार्ज का मतलब क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाने की कोशिश करेगा। और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, दूर भगाने की कोशिश करता है, ठीक है। और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अभी बेसिकली देखना, ये कूलम्स लॉ नहीं, ये बेसिक चीज है, मैं बेसिक चीज आपको बता दूं, देन हम आपको कूलम्स लॉ बताएंगे, ठीक है। अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक है। अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यहाँ दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू देखो, मैग्नीट्यूड अगर यहाँ 10 न्यूटन ये यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 10 न्यूटन ही लगता है, ठीक है। तो ये फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो सेम होते हैं, बट डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है, बस ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखो मैग्नीट्यूड जितना, मान लो यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है तो ये भी क्या होगा, 10 न्यूटन का भी होगा, लेकिन अभी क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये कहाँ लग रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इन्हीं फोर्सेस की जो वैल्यू को कैलकुलेट, ये फोर्स कितने लग रहे हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कूलम्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में आपको, एक मिनट, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, देखिए जैसे सपोज दैट वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो क्या है, R1, R है, ठीक है, क्या है, R है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है, स्मॉल r ले लिया, ठीक है। और दूसरे चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q2 है। अब ये चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। तो अब अभी अगर जो पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सिव फोर्स, और दोनों अगर जो पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सिव, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी रिपल्सिव। लेकिन अगर ये दोनों क्या होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब सपोज दैट ये दोनों चार्ज कैसे प्लस प्लस है, सपोज कर लिया हमने, क्या है, चार्जेस कैसे है, प्लस प्लस है, प्लस मैग्नीट्यूड का दोनों है, ठीक है। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और इन फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। और अगर ये चार्ज क्या हो, इन चार्जेस का अगर जो हमने क्या किया, एक को पॉजिटिव ले लिया और दूसरे को क्या कर दिया, नेगेटिव ले लिया, क्या कर दिया, दूसरे को नेगेटिव ले लिया, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स, जो फोर्स लगेगा, अब ये फोर्स कैसा होगा, वो अट्रैक्शन टाइप का फोर्स हो जाएगा। बट फोर्स अभी भी क्या होगा, जितना पहले लग रहा था उतना ही फोर्स अभी भी लगेगा, लेकिन पहला, मान लो पहले में क्या, पहले केस में इधर लग रहा था, अब इधर लग रहा है इस पर, है ना, ठीक है। अगर जो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो गया, है ना। अब दूसरे थर्ड केस ले लेते हैं, अगर थर्ड केस में दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, क्या है, दोनों नेगेटिव है, तब इनमें भी क्या होगा, फोर्स, अगर जो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हुई है ना, दोनों क्या है, एक नेगेटिव है, दूसरा भी क्या है, नेगेटिव है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है, क्या है, आर है। तो ये फोर्स, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू, इन्होंने कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया, इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू
कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ अब देखो इस फोर्स का नाम, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों? क्योंकि ये पहला कंडीशन, कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ये दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, जो इसका जो साइज होगा है ना, इसका जो रेडियस होगा, वो इस सेपरेशन के कंपेरिजन में क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। जो स्मॉल ये आपको आर है, उसके कंपैरिजन में जो चार्ज का रेडियस होगा, चार्ज का साइज होगा, वो क्या होगा, इस रेडियस के कंपैरिजन में अगर जो बहुत स्मॉल होगा, तब इन चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्जेस। तो पहला कंडीशन क्या है, ये चार्ज कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, ये चार्ज का स्टेशनरी होने चाहिए, यानी रेस्ट पर होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए इन चार्जेस को, ठीक है। तो इनके बीच मोशन नहीं होना चाहिए, समझ में आया, ये दोनों चार्ज स्टेशनरी चार्ज होने चाहिए। तो इनके बीच में जो ये फोर्स लगता है, इस फोर्स का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये रिपल्सिव फोर्स होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो ये फोर्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, इन चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन आया, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन आया, ठीक है। क्या आया, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन आया, ठीक है। अब जब इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर क्या मिलता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास, ये आप कह सकते हो। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने पर क्या आ जाता है, स्मॉल के आ जाता है। क्या आ जाता है, स्मॉल के आ जाता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है मैथमेटिकल, आप कह सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज, है ना, टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इतने के बराबर होता है। यहाँ के क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना। के को क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कूलम्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। समझ में आई बात। अब क्या है कि अगर जो फॉर फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए जो स्मॉल के की वैल्यू होती है, वो क्या होता है, 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे आया इसकी यूनिट, अब देखो यहाँ से इसकी यूनिट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, F × आर स्क्वायर, एफ की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर की यूनिट भाई मीटर, भाई आर क्या डिस्टेंस है ना, तो आर डिस्टेंस का यूनिट, एसआई यूनिट मीटर, मीटर का अब भाई आर स्क्वायर है ना, तो यूनिट का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कूलम इंटू कूलम, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 9 × 10⁹ ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आया। इसकी जो वैल्यू होती है, आप यही नोट कर लो, ये होता है इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसकी जो यूनिट होती है इसका जस्ट उल्टा, कूलम स्क्वायर प्लस अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये 1/4πε0 की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। तो आपको पता है 4π की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है, तो 1/ε0 की यूनिट ये है, तो ε0 की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आई बात इतनी। आगे आते हैं, जरा हम इसको थोड़ा इरेज कर लें, इरेज कर दें इस पोर्शन को। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर जो फॉर सम मीडियम, अगर जो चार्ज को किसी मीडियम में रखती है,
इन चार्जेस को क्या क्या किया, किसी मीडियम में रख दिया, तो अभी जो स्मॉल के आ रहा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसकी वैल्यू जो है मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, अंडरस्टूड। अभी जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। एप्सिलॉन नॉट आपको बता दिया कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर के एक टर्म आया, अच्छा कैपिटल के और स्मॉल के में डिफरेंस है, ठीक है। ये एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, कैपिटल के क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। समझ में आई बात, ये रहा आपका तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पता चल गया। तो अच्छा यहाँ जो अगर जो हम फोर्स लिखे, जैसे हमने यहाँ बनाया था ना ये वाला केस, इस वाले केस में फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, जरा इरेज कर ले, है ना, ऊपर से ही हम इरेज कर देते हैं, नीचे इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको इरेज कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ जो फोर्स लिख सकते हो वो कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास, तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ का होल स्टेटमेंट है, और यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको बता दिया और सारे टर्म्स का मीनिंग भी आपको बता दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो ये फोर्स है किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए है, और ये जो फोर्स आप बताया कि आपको हमने बताया एयर या फिर वैक्यूम के लिए, ठीक है। वैक्यूम में फोर्स वो रहेगा और यहाँ पर ये फोर्स रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब जब आप दो चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम एयर या वैक्यूम के अलावा कहीं और डाल देते हो, सपोज दैट आपने वाटर में रख दिया, ऑयल में रख दिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी होगी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब हम आते हैं, एक न्यूमेरिकल आपको लेंगे जो नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो नीट में आया हुआ प्रॉब्लम है। यहाँ एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देयर कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। लेकिन कह रहे हैं कि सपोज ऐसा मान लो कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या डिफर कर रहा है ना, और कह रहे हैं कि जो एक पर चार्ज कितना है -E के इक्वल, और दूसरे पर चार्ज कितना है E प्लस डेल्टा E है। क्या है, E प्लस डेल्टा E। मतलब अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन, अब बताओ यहाँ पर ये जो चार्ज है किस पर ये चार्ज है भाई, ये प्रोटॉन का चार्ज क्या हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो ये चार्ज किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहाँ ये पॉजिटिव है तो ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया ना, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, इतना। कह सकते हो, आप कह सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज कितना गिवन है -E, और जो प्रोटॉन पर चार्ज है वो कितना गिवन है, E प्लस डेल्टा E। अब कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम आप देखो जरा, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन एटम बना दिया, लेट्स से ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, इनको कह रहे हैं डी डिस्टेंस पर रखा है। डी डिस्टेंस पर रखने से कह रहे हैं कि इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 0 है। तो पहले आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे डेवलप होगा। तो अभी देखो आप सोचो, ये अगर जो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है ना,
एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन की एक एटम की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो आपको पता है कि अगर जो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज हाइड्रोजन पर कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, माइनस ई प्लस डेल्टा ई। सम कर लोगे दोनों चार्ज का, भाई दो, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन है ना, तो ये क्या करोगे, डेल्टा ई आ जाएगा चार्ज ऑन अ सिंगल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो दोनों अब हाइड्रोजन एटम है तो चार्ज कितना हो जाएगा, डेल्टा ई एंड डेल्टा ई, प्लस में आएगा दोनों। ठीक है, प्लस आ रहा, इसका मतलब इनके बीच में जो अब ये चार्ज कैसे हो गए, प्लस हो गया ना भाई। एक चार्ज कह सकते हो Q1 कितना आया, प्लस डेल्टा ई, दूसरा चार्ज कितना आया Q2 प्लस डेल्टा ई। तो इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स है ना, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और हमें पता है कि जो अगर जो कोई बॉडी है किस और उसके पास कुछ मास है तो उस मास की वजह से भी क्या होता है, उनमें हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 11th है ना। तो इन अब आपको पता है ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कह रहे हैं मास गिवन है, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन इज दिस। तो मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन का मास लगा हुआ, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन का मास भी है। बात समझ में आई। तो इस मास की वजह से इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट्स से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी कह रहे हैं कि जो नेट फोर्स है वो जीरो है। अब आपको देखो ये हाइड्रोजन एटम पर कह रहे हैं नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसके लिए आप बताइए हमें, नेट फोर्स ऑन एनी हाइड्रोजन एटम इज जीरो। तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रहा, नेगेटिव डायरेक्शन में। आप नेगेटिव ले लो इसको, है ना, और माई प्लस कर दो भाई, प्लस क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ये क्या है, जीरो, तो एफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ई के इक्वल आ जाएगा, एफ जी की वैल्यू एफ ई के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर कैपिटल जी m1 क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, m2 क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, अपॉन आर स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इक्वल टू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 देखो ये 1 है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। Q1 क्या है यहाँ पर, प्लस डेल्टा ई, Q2 क्या है, डेल्टा ई अगेन, अपॉन आर स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल हो गए। अभी इसको और थोड़ा सा यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है आपको, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा ना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई, आपको इसी की वैल्यू पूछी जा रही है, डेल्टा ई स्क्वायर, अपॉन तो कुछ नहीं है ना, अपॉन तो 1 हो गया क्योंकि कैंसिल हो गया था ना, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया था। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो डेल्टा ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, देन आप क्या करोगे, डेल्टा ई निकाल लोगे अंडर रूट लेकर के। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू जो आएगी वो आएगा 10 टू दी पावर -37 का ऑर्डर आएगा। कुछ वैल्यू इधर आ सकती है ना, ये कुछ ऐसा आएगा, आपको फाइनल ऐसे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो देखो ये क्वेश्चन जो है नीट 2017 में आया हुआ प्रॉब्लम है। क्या ये प्रॉब्लम बहुत टफ है, नहीं ना। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कह सकते हो ये डिफिकल्ट टाइप का प्रॉब्लम था जो नीट में आया था, इससे भी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को नर्वस मत करो, है ना, कि आप नीट की अगर जो प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल पर आइए, हमारे ऐप को देखिए और वहाँ से आप जो है पढ़ाई कर सकते हो और अपने डाउट्स को आप जो है हमसे कनेक्ट होकर के पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।